नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक तृप्त आदमी इस महत्वपूर्ण व्यंग्य विधा से संबंधित रचना का अध्ययन करेंगे। एक तृप्त आदमी इस व्यंग्य में लेखक हरिशंकर परसाई ने एक अध्यापक के जीवन की विभिन्न स्थितियों को चित्रित करते हुए मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं का भी चित्रण किया है। इस रचना के केंद्र बिंदु है नंदलाल शर्मा, जो पेशे से स्कूल मास्टर हैं। लड़कों के द्वारा बनाया गया और प्रचलित किया गया इनका नाम है एनएल मास्टर। यह पूरी रचना एनएल मास्टर के ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। रचना के आरंभ में लेखक ने श्री नंदलाल शर्मा का परिचय दिया है, जिसको पढ़ने के बाद हर पाठक एनएल मास्टर की आर्थिक विपन्नता का तथा उनकी बोझिल जिंदगी का अनुमान लगा सकता है। परिचय में लेखक लिखते हैं, असल नाम नंदलाल शर्मा, लड़कों के द्वारा बनाया गया और प्रचलित किया गया नाम एनएल मास्टर, पेशा स्कूल मास्टरी, वेतन स्कूल तथा ट्यूशन आदि से मिलाकर 105 रुपया प्रति माह। परिवार में माँ, पत्नी और 3 बच्चे, 2 कमरों का एक किराए का मकान। मास्टर जी की दिनचर्या के विषय में लिखते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं कि प्रातःकाल दूध वाले की पुकार से एनएल मास्टर 7 बजे जाग उठे। उनका बड़ा लड़का उन्हीं के पास सोता है। रात को नटखट लड़के ने रजाई के छोटे से छेद में अंगूठा फंसाकर उसे और बड़ा कर दिया। एनएल मास्टर ने उसे पलटकर देखा और पत्नी से कहने लगे कि ज़रा इस रजाई में टाँके लगा देना। पत्नी ने भी प्रत्युत्तर के रूप में सिर हिला दिया और मास्टर मुंह हाथ धोने चले गए। लौटकर मास्टर जी कुर्सी पर बैठे। मास्टरनी ने चाय का कप लाकर उनके सामने रख दिया। मास्टर जी के घर में 2 जोड़ी कप बसी है, जिनमें एक विधवा है बसी और एक विधुर कप जो कान का भी कच्चा है। इस वर्णन से हम एनएल मास्टर की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। हर रोज़ की तरह मास्टर ने चाय पी, सुपारी काटी, तम्बाकू घीसी और फाँक कर तम्बाकू चबाते चबाते ट्यूशन पर चल दिए। रास्ते में एक पान की दुकान पर रुके। पान वाला उन्हें कभी कभी पान खिला देता है, क्योंकि उसका लड़का मास्टर जी के स्कूल में पढ़ता है। मास्टर हर रोज़ पान वाले के यहाँ से अखबार उठाकर पढ़ लेते हैं। वे इसी तरह अखबार पढ़ते हैं। अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसके कंधे के ऊपर गर्दन डालकर पढ़ लेते हैं। अखबार नहीं मिला तो नहीं पढ़ते। इस प्रकार से हर स्थिति में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हुए एनएल मास्टर अपनी दिनचर्या को क्रमानुसार आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। मास्टर ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात वे भोजन करने बैठे। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। दाल भात अधिक खाते हैं मास्टर, क्योंकि चावल आसानी से पच जाता है। कभी सब्जी भी बन जाती है। मास्टर ने कपड़े पहने। कपड़े कम हैं, इसलिए वे इतवार को खुद धोकर लोहा कर लेते हैं। कोट
आदमी की इज्जत भी बचाता है और कमीज की भी। फटी कमीज कोट के नीचे पहनकर अब मास्टर हर रोज की तरह स्कूल चल दिए। सड़क के बाएं किनारे की पटरी सीधे चले जा रहे हैं। नीचे देखते हैं और पास पास कदम रखते हैं। रास्ते में लड़के एक के बाद एक नमस्ते करते निकलते हैं और मास्टर सिर हिलाकर जवाब देते हैं। मास्टर के मन में एक बात आई कि क्यों न मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं। उसी क्षण दूसरा ख्याल आया कि ये नमस्ते करने वाले लड़के मतदाता तो है ही नहीं, और अब उन्होंने मन ही मन निसंकोच रूप से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। मास्टर ठीक 11 बजे स्कूल पहुँचे, रजिस्टर में हाजिरी लगाई, बड़ों से खुद नमस्ते किया और छोटों के हाथ जोड़ने की राह देखते रहे। सामूहिक प्रार्थना में एकाग्र मन से खड़े हुए। फिर कक्षा में गए। एक के बाद एक घंटियाँ बजती रही और एनएल मास्टर इस कमरे से उस कमरे में जाते रहे। वे मेहनत से पढ़ाते हैं, न खुश होते हैं न नाराज, न हंसते हैं न डांटते हैं, न प्रेम करते हैं न घृणा, न हेडमास्टर को की किसी बात में शंका करते हैं और न ही अपने से छोटों को सलाह देते हैं। ठीक समय पर पढ़ाते हैं, ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं, कॉपियाँ भी ठीक समय पर जांचते हैं, हर आदेश को ठीक समय पर पूरा कर देते हैं। एनएल मास्टर अच्छे शिक्षक हैं, उनसे सब खुश है। मास्टर की इस दिनचर्या के अतिरिक्त कुछ विशेष उल्लेखनीय बातें भी लेखक ने इस रचना में लिखी हैं, जिनके माध्यम से एनएल मास्टर के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। एनएल मास्टर सिनेमा भी देख लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं। किसी से ज़्यादा हेल मेल या मेल मिलाप नहीं रखते, क्योंकि ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। वे किसी से लड़ते भी नहीं हैं। उनका मानना है कि किसी की दो बातें सुन ली तो क्या बिगड़ता है। झंझटों से वे हमेशा दूर रहते हैं। पिछले वर्ष वेतन और नौकरी की शर्तों में सुधार के लिए शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन किया। कुछ लोग जब एनएल मास्टर के पास आए और उन्हें शिक्षक संघ का सदस्य बनने को कहा तो मास्टर जी बोले, भैया हमें झंझट में मत डालो, आप ही लोग करो। उनके बिना भी संगठन हुआ और एक दिन हड़ताल हो गई। उनके अनेक साथी फाटक पर खड़े थे। एनएल मास्टर जब ठीक समय पर पहुँचे तो वे सभी साथी हाथ जोड़कर बोले कि मास्टर साहब आज हड़ताल है, इसीलिए कोई भी अध्यापक भीतर जाकर बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। मगर एनएल मास्टर बिना किसी की तरफ देखे सीधे भीतर चले गए, क्योंकि वे झंझट में नहीं पड़ते। उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा भी है। एक बार एक स्थानिक दैनिक पत्र में उन्होंने एक आलेख भी छपवाया है। इस प्रकार से एनएल मास्टर का व्यक्तित्व है। एनएल मास्टर भूखे नहीं रहते, निर्वस्त्र नहीं रहते, भरा पूरा परिवार है, अच्छी पत्नी है, न किसी से उधार लेते हैं और न ही किसी को उधार देते हैं। शांत प्रकृति के धनी हैं। उन्हें अपने जीवन में कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होती, कोई अभाव नहीं खटकता और उन्हें किसी वस्तु को पाने की कोई चाह भी नहीं है। वर्ष के बाद वर्ष ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, प्रकृति बदलती है, लेकिन एनएल मास्टर के जीवन में एक ही मौसम है। लोग कहते हैं कि एनएल मास्टर पूर्ण रूप से तृप्त आदमी है, किंतु मेरा मित्र भी उन पर मुग्ध है। कहता है ऐसा आदमी दुर्लभ है।
दुनिया में निराशा, विकलता, पिपासा और कुंठा के पुतले ही देखने में आते हैं, लेकिन तृप्त आदमी आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। एनएल मास्टर झरना है रेगिस्तान का, जिन्हें देख लेने के बाद ऐसा लगता है मानो तीर्थ स्नान कर लिया हो। वह पूर्ण रूप से तृप्त आदमी है। इस पूरी रचना में आत्मघाती तृप्ति और महत्वाकांक्षाहीन जीवन की विडंबनाओं का चित्रण लेखक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएल मास्टर नामक एक अध्यापक के जीवन की विभिन्न स्थितियों का चित्रण भी यहाँ पर हुआ है और साथ ही मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं की ओर भी लेखक संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रचना के अंत में लेखक का ये कहना कि मुझे याद आता है कि पिछले साल जब मैं बीमार पड़ा था तब मेरी भूख मर गई थी। अच्छे से अच्छे पकवान मेरे सामने रहते थे और फिर भी मैं अपना मुंह फेर लेता था। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मैं की बीमारी व्यक्तिगत थी, जबकि मास्टर की बीमारी पूरे समाज और व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एनएल मास्टर आत्मघाती तृप्ति का शिकार है और इस प्रकार से आत्मघाती तृप्ति और महत्वाकांक्षाहीन जीवन किस प्रकार से एक व्यक्ति को पर्यायी रूप से समाज को और एक व्यवस्था को पतन की ओर ले जाता है, इस ओर लेखक ने यहाँ पर संकेत किया है। कल की तासिका में हम हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक कथा यात्रा की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।